बच्चों और के बाद देखो क्या लिखा है, ये है FW टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो दिए, मगर उनके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को साइंटिफिक कहा जाता है और क्यों कहा जाता है उसका पूरा आंसर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देख। आइए बिना समय गवाए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए मैंने FW टेलर साहब का फ़ोटो भी वहाँ पे दिखाया है। कितना प्रतिभाशाली इंसान दिख रहा है, देखो फ़ोटो से ही नज़र आ रहा है कितने बुद्धिमान रहेंगे बच्चों। ऐसी पर्सनालिटी आपकी भी होनी चाहिए। अब देखिए, अब हमने पढ़ा था कि अपने जो हेनरी फ्योल साहब हैं उन्होंने 1916 में बुक लिखा और दुनिया को प्रिंसिपल्स दिए मॉडर्न मैनेजमेंट के। इन्होंने कब ये सब काम किया, तो अगर आप पूरी रचना देखोगे ना आंसर की, तो मैंने सेम रखी है इंट्रोडक्शन, जैसा इंट्रोडक्शन हेनरी फ्योल साहब का दिया था सिमिलर फैशन में बच्चों इंट्रोडक्शन दिया गया है FW टेलर साहब का। इन्होंने भी 1911 में एक बुक लिखा, उस बुक में उन्होंने काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स दिए। उनके प्रिंसिपल्स भी बहुत पूरे जगत ने क्या किए, अपनाए, पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किए, मतलब सभी कंपनियों ने एक्सेप्ट किए। और उनके प्रिंसिपल्स का ज़्यादा संबंध आता है बच्चों फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, और इसीलिए इनको संबोधित किया जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप याद करो हेनरी फ्योल साहब को क्या कहा जाता था, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इनको बच्चों कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल साहब के प्रिंसिपल को कहा जाता था बच्चों फ्योलिज्म, इनके प्रिंसिपल्स को कहा जाता है बच्चों टेलरिज्म। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डिजर्व करते हैं ऐसे बुद्धिमान लोग, तो उनके लिए अपने को लिखना चाहिए आंसर में। 5 मार्क्स का भी आंसर आ गया ये, तो भी आपको इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों सिर्फ 6 पॉइंट्स है बताने के लिए, तो इंट्रोडक्शन आपको लिखना ही चाहिए। आइए देखते हैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। इन 1911 में फेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर जो कहते हैं उसका फुल फॉर्म दिया है मैंने यहाँ पे, फेडरिक विंसलो टेलर कौन थे, एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। बच्चों फ्रेंच थे, ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर है। वो माइनिंग इंजीनियर थे, ये मैकेनिकल इंजीनियर है। प्रोवाइडेड दिया, क्या दिया, हिज प्रिंसिपल्स दे दिए, मतलब उन्होंने वो प्रिंसिपल्स हमें दे दिए। किस में लिख के, इन द बुक कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक ऐसा बुक लिखा जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस बुक में उन्होंने उन सभी प्रिंसिपल्स को दुनिया के सामने क्या किया बच्चों, रख दिया। कब रखा, 1911 में। बंदे का नाम फेडरिक विंसलो टेलर। कौन से देश से, अमेरिकन। कौन से इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। स्पेलिंग याद रखने का, मैकेनिकल का गलतियाँ करते हो फिर आप उसमें। प्रोवाइडेड दे दिया, क्या दिया बच्चों, हिज प्रिंसिपल्स। किस में दिया, इन द बुक, बुक का ईडी हटाओ, इन द बुक कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सेम लैंग्वेज बच्चों आगे दिया है, देखो इस प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इनके प्रिंसिपल को भी पूरे दुनिया ने अपनाया। उनके प्रिंसिपल किसके लिए ज़्यादा उपयोगी ठहरे, हिज प्रिंसिपल्स आर वेरी यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इन्होंने जितना भी प्रिंसिपल दिया वो फैक्ट्री मैनेजमेंट करने में, इंडस्ट्री मैनेजमेंट करने में, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मोस्टली फैक्ट्री में जो काम होता है उससे ज़्यादा संबंधित है। इसीलिए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में ये प्रिंसिपल ज़्यादा बेनिफिशियल ठहरते हैं। हैंस ही इज़ राइटली कॉल्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इसी वजह से बच्चों इनका नाम गिर गया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और लास्ट वाक्य, हिज प्रिंसिपल्स आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज टेलरिज्म। और इसीलिए बच्चों इनके प्रिंसिपल्स को सही मायने में संबोधित किया जाता है, शब्द है टेलरिज्म इस शब्द से। तो वापस एक बार मैं बोल देता हूँ, फटाफट देखो, याद करो कौन सा साल, 1911। कौन थे, तो नाम है बंदे का फेडरिक विंसलो टेलर।
क्या थे? वो थे अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। उन्होंने काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स कौन से बुक में दिए? तो बुक का नाम है बच्चों दी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट किया तो आपको लिखना चाहिए हिज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और उनके प्रिंसिपल्स का ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है? तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में होता है। उनको किस नाम से संबोधित किया जाता है बच्चों? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और कलेक्टिवली कहा जाता है उनके प्रिंसिपल्स को बच्चों टेलरिज्म। क्या कहा जाता है? टेलरिज्म। याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव्स टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, उसमें ये काम में आता है। और इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा ध्यान से हर चीज़ को आप यहाँ पे देखें, ऑब्जर्व करें और फिर अपने दिमाग में बिना देखे उसको क्या करें? रिपीट करें। सो दैट विल हेल्प यू टू डेवलप योर कैचिंग पावर। आप जितना बिना देख के कोशिश करोगे ना, ब्रेन पे जोर डाल के, हाँ मैंने क्या पढ़ा था, मैंने क्या सीखा था, मैंने क्या सुना था, ये प्रैक्टिस जब करोगे ना घर पे बैठ के, तो ऑब्वियसली आपकी कैचिंग पावर है ना बच्चों, बढ़ते जाएगी। आइए बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने पहले भी कहा बच्चों कि 6 प्रिंसिपल्स आने वाले हैं इसमें। और पहला प्रिंसिपल आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर है डेवलपमेंट ऑफ साइंस। यहाँ पे साइंस का मीनिंग लेना चाहिए बच्चों तकनीक, है ना। टेक्निक होती है ना हर एक काम करने की, कैसे भी कुछ भी नहीं किया जाता, चाहे वो खाना बनाना रहे, क्रिकेट खेलना रहे, है ना, मूवीज़ बनाना रहे, कोई किसी भी चीज़ को बनाने की एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ समय लगता है, उसमें ए से लेके जेड तक क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए जिससे पैसा बचेगा, इन सभी चीज़ों को कुल मिला के कहते हैं बच्चों टेक्निक। अब ये टेक्निक मैनेजर्स को पता होना चाहिए, ऐसा टेलर साहब का कहना है। बरोबर है। एज अ मैनेजर, मैं अगर किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो मुझे पता होना चाहिए ना। मान लो मैं परचेस डिपार्टमेंट का मैनेजर है, तो परचेस कैसे करने का, कहाँ से करने का, कितने डिस्काउंट रेट में करने का, बराबर है। फिर उसमें क्वालिटी चेक कैसे करने का, कच्चे माल की वगैरह, ये सब मुझे पता होना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा बहुत। और इसीलिए टेलर साहब कहते हैं बच्चों कि देयर हैज़ टू बी डेवलपमेंट ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जब काम स्टार्ट होता है तो मैनेजर को पता होना चाहिए काम कब कैसे स्टार्ट होना चाहिए, उसको ख़त्म कैसे करना चाहिए। इसको कहते हैं बच्चों डेवलपमेंट ऑफ साइंस, मतलब डेवलपमेंट ऑफ तकनीक। कोई ना कोई तकनीक वहाँ पे होनी चाहिए, कैसे भी काम को अंजाम नहीं देना चाहिए। तो पहला वाक्य पढ़ते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार मैनेजर्स मस्ट यूज, मैनेजर्स का काम है इस्तेमाल करना, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब जो एकदम ऑर्गेनाइज पद्धति होती है बच्चों काम करने की, उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि क्या कर सके? टू डिटरमाइन, मतलब तय करना, एवरी एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय जो भी काम करते हैं 8-10 घंटा जो काम करते हैं बच्चों फैक्ट्रीज में, ऑफिसेस में, उनको काम करने का एक सिस्टम देना चाहिए आप। जैसे ही उसने सुबह 9 बजे एंट्री मारी तो आपका काम है कि उसको परफेक्ट काम देना ताकि अच्छे से काम को अंजाम दिया जाए, समय पर काम खत्म हो। ऐसा नहीं करोगे तो हर दिन अफरा तफरी मची रहेगी। हर दिन के 2-3 घंटे तो सिर्फ काम क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये समझने में ही चला जाएगा। अब अपना घर ही देख लो ना बच्चों, मम्मी पूछती है क्या आपको कि किचन में क्या होना चाहिए, घर में क्या होना चाहिए, उसका रख रखाव कैसे करना चाहिए। इवन वो खाना बनाती है तो वो आपको पूछती नहीं है, उसको पता है कि कब कैसे ब्रेकफास्ट बनना चाहिए, खाना बनना चाहिए, स्नैक्स बनना चाहिए, वो कैसे बनना चाहिए ताकि घर का सामान ज़्यादा वेस्टेज ना हो। इवन आप करते हो तो देखो आपको चिल्लाती भी है, बिकॉज शी हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड दिस साइंस ऑफ मैनेजिंग किचन, ग्रॉसरी, इवन योर होल हाउस। तो यही बात है बच्चों जिसके ऊपर टेलर साहब ने प्रकाश डाला है, रोशनी डाली है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वो कहते हैं मैनेजर्स मस्ट यूज, मैनेजर्स क्या करना चाहिए बच्चों? यूज़ करना चाहिए। क्या यूज़ करना चाहिए? साइंटिफिक मेथड्स। क्या करने के लिए? टू डिटरमाइन, मतलब तय करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, फिक्स करने के लिए।
क्या फिक्स करने के लिए? एवरी एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। अब ये कैसे होगा? तो एज अ मैनेजर आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन सी 3 चीज़ें? पहली चीज़ है बच्चों, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉब। अब मैंने अगर आपको कोई ना कोई काम दिया, कंप्यूटर पे कोई काम दिया कि भैया फाइल बना के मुझे दे दो, मुझे पता है वो फाइल बनाने के लिए सिर्फ हाफ एन आवर लगेगा, क्योंकि मैं मैनेजर हूँ, मुझे पता होना ही चाहिए। आप मेरे पास 2 घंटे के बाद आके बोल रहे हो कि सर काम अभी तक हुआ नहीं और मुझे और 10 मिनट जाएगा। अब बताओ, मुझे आपके ऊपर भड़कना चाहिए कि नहीं भड़कना चाहिए? भड़कना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि आप काम चोरी नहीं चलेगी, मुझे पता है आधे घंटे में काम होता है, फिर भी आपने नहीं किया। तो ये सब चीज़ें मैनेजर को पता होनी चाहिए, और इसीलिए कोई भी काम रहे उस काम को ख़त्म करने का एक समय होता है जो मैनेजर को पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट मर गया बच्चों, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉब, ये बात मैनेजर को पता रहनी चाहिए। दूसरा, फिक्सिंग हाउ मच वर्क एन एम्प्लॉय कैन डू इन अ डे। इंसान है ना, तो एक इंसान कितना काम कर सकता है एक दिन में? जैसे आपके कंपनी में 8 घंटा आ रहा है, तो मान लो 8 घंटे में से बाकी ब्रेक एंड लंच ब्रेक, टी ब्रेक पकड़ के 6 घंटा ही मिल रहा है। अब 6 घंटे में वो कितना काम करना चाहिए, उसका भी गणित आपके पास होना चाहिए, है ना। फैक्ट्री में काम कर रहा है तो मान लो कि आपने सब गणित जोड़ के ये समझ लिया कि अगर 6 घंटे काम कर रहा है तो 6 घंटे में ये 50 फाइलें वो ख़त्म कर सकता है, या ये 50 प्रोडक्ट्स वो मशीन पे बना सकता है। अगर वो कम बना रहा है, मतलब आपका एम्प्लॉय इफ़िशिएंट नहीं है, वो आलसी है, उसका स्पीड क्या है, स्लो है, उसको वापस ट्रेनिंग दो। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये चीज़ें एडवांस में आपको पता रहनी चाहिए कि एक एम्प्लॉय कितना काम कर सकता है। तो और तीसरा बच्चों, फाइंडिंग आउट बेस्ट वे टू डू इट। ऑब्वियसली यू आर मैनेजर, आपका काम है अपने सबऑर्डिनेट्स को ये समझाना, बताना कि देखो ये 3 रास्ते हैं, ये 3 रास्तों में से जो दूसरा रास्ता है उससे ही आप काम करो, क्योंकि उसमें स्पीड है, उसमें वेस्टेज नहीं होगा, जल्दी काम खत्म होगा, एक्यूरेसी रहेगी, गलतियां कम रहेगी, ऐसे। तो एज अ मैनेजर आपको पता होना चाहिए काम करने का सही तरीका। तो 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज अ मैनेजर। एक, कोई भी काम हो, उस काम करने के लिए उसका जो समय होता है और समय की परिसीमा आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, एक एम्प्लॉय कितना काम कर सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा, कि वो एम्प्लॉय किस प्रकार से काम करना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ वाई बच्चों ये पॉइंट प्रूव करता है, सिद्ध करता है टेलर साहब की भावना को कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस होना ही चाहिए। ये नहीं होगा तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस होगा। तो वापस स्टार्ट से बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बोलो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या मैनेजर को पता, मैनेजर यूज़ करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। मैनेजर्स मस्ट यूज़, क्या यूज़ करना चाहिए बच्चों? साइंटिफिक मेथड्स। किसके लिए? टू डिटरमाइन द एवरी एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। पहला, क्या पता होना चाहिए? टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉब। दूसरा, फिक्सिंग हाउ मच वर्क एन एम्प्लॉय कैन डू इन अ डे। तीसरा बच्चों, फाइंडिंग आउट बेस्ट वे टू डू इट। तो देखो एक ही वाक्य है और बाद में 3 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। आइए, सेकेंड पॉइंट भी आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर है बच्चों, जिसका नाम है साइंटिफिक सिलेक्शन मेथड्स एंड डेवलपमेंट। अब जॉब लग जाता है ना बच्चों कंपनी में, लोगों को कैसे लग जाता है, तो उसकी भी तकनीक होनी चाहिए, उसके पीछे भी साइंस होना चाहिए। ऐसा किसी ने भी काम पे रख दिया, बुला दिया, पहचान से, है ना बच्चों, पहले पहचान से काम मिलता था, अब पहचान से काम नहीं मिलता है, अब क्वालिफिकेशन से काम मिलता है। टेस्ट ली जाती है, इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, आपकी क्वालिटी को, स्किल को परखा जाता है, और उसके बाद इफ़ यू आर सुटेबल फॉर दैट कंपनी देन ओनली जॉब इज़ ऑफर्ड टू यू। एंड दैट इज फॉर दैट वेरी पर्पज़ ये प्रिंसिपल बहुत काम में आता है बच्चों। उन दिनों में देखो 1911 में टेलर साहब ने ये दुनिया को बताया कि अगर किसी को भी आप चुनते हो तो उसको
उसकी एक मेथड होनी चाहिए, उसका एक साइंस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेलर द सिलेक्शन प्रोसेस मस्ट बी साइंटिफिक, मतलब परफेक्ट, टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए। उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ना कोई उसमें मिस्टेक होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार अपॉइंट कर दिया और वो बंदा अगर सही नहीं निकला तो अगेन दैट विल लीड टू द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। ओके, तो 4 चीज़ों पे ध्यान दो बच्चों। आपके साथ भी यही होने वाला है जब आप क्वालिफिकेशन हासिल करके जब रियल मार्केट में जाओगे जॉब पाने के लिए, तो आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में अकेला आदमी नहीं रहेगा इंटरव्यू लेने के लिए, है ना, एक से ज़्यादा 2, 3, 4 पूरा पैनल बैठता है सामने और आपको अकेले को बीच में बिठाया जाता है। दूसरा, जब भी किसी को अपॉइंट करोगे तो उसकी टेस्ट लो, ओरल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, बराबर, इंटरव्यूज़ लो, ग्रुप डिस्कशन में उसको बिठाओ, चेक करो उसकी पर्सनालिटी वेदर इट इज़ यूजफुल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। तीसरा बच्चों, क्वालिटीज़, आपके इस जॉब के लिए बंदे में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये अपॉइंट करने वालों को पता होना चाहिए। और लास्ट, अगर आपने उसको अपॉइंट कर लिया, रिक्रूट किया उसको, तो आपका काम है उसको क्या देना, ट्रेनिंग देना, ये बताने के लिए कि देखो हमारे कंपनी में इस प्रकार से काम किया जाता है, क्योंकि हर कंपनी का मैनेजमेंट थोड़ा थोड़ा अलग होता है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू टेलर द सिलेक्शन प्रोसेस मस्ट बी साइंटिफिक। पहला, सिलेक्शन शुड नॉट बी डन बाय सिंगल पर्सन। अकेला आदमी इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए, अकेला आदमी सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। किसका सिलेक्शन? लोगों का, जॉब पे रखने के लिए। तो वहाँ पे क्या होने चाहिए, वहाँ पे एक पूरा ग्रुप होना चाहिए, पैनल होना चाहिए, एक से ज़्यादा लोग रहने चाहिए ताकि वो परख सके सामने वाले को। तो पहला बच्चों क्या आ गया, सिलेक्शन शुड नॉट बी डन बाय सिंगल पर्सन। दूसरा बच्चों, सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन, जब आप किसी को सिलेक्ट करते हो तो उसकी पूरी पर्सनालिटी, क्वालिटी, क्वालिफिकेशन को चेक करने के लिए आपको उसकी क्या लेनी चाहिए, टेस्ट लेनी चाहिए, उसका इंटरव्यू लेना चाहिए। तो 2 पॉइंट हो गए। पहला क्या था, सिलेक्शन शुड नॉट बी डन बाय सिंगल पर्सन, अकेला आदमी सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। सिलेक्शन किस पे आधारित होना चाहिए, सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन टेस्ट एंड इंटरव्यूज। तीसरा, क्वालिटीज रिक्वायर्ड मस्ट बी क्लियरली एक्सप्लेन्ड। करेक्ट, क्वालिटीज रहे, क्वालिफिकेशन रहे, स्किल रहे, ये सभी जब आप जाहिरात करते हो कि जॉब खुल चुके हैं हमारे यहाँ पे, उसी में लिख दो कि भैया हमें मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, हमें MBA चाहिए, हमें CA चाहिए। सर क्लियर कट बताओ, क्वालिफिकेशन के साथ अनुभव कितना चाहिए ये भी बताओ, ताकि वही लोग आएंगे आपके पास। तो क्वालिटीज रिक्वायर्ड मस्ट बी क्लियरली एक्सप्लेन। लास्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी गिवन। तो हर कंपनी में बच्चों ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपको काम कैसे करना है ये समझाया जाता है। तो याद रखिए 4 पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। इसमें भी एक ही वाक्य आएगा कि अकॉर्डिंग टू टेलर सिलेक्शन प्रोसेस मस्ट बी साइंटिफिक, मतलब टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, सिंगल आदमी के द्वारा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। सेकेंड, टेस्ट एंड इंटरव्यूज लिए जाने चाहिए। क्वालिटीज क्या चाहिए पहले ही बताना चाहिए और प्रॉपरली ट्रेनिंग देना चाहिए, तभी आपके कंपनी में एक सही एम्प्लॉई, एक परफेक्ट एम्प्लॉई जॉब पे लग जाएगा, जिससे फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो समझ में आ गया बच्चों ये पॉइंट भी। आइए तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तीसरा पॉइंट है बच्चों जो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेशन, मतलब सहकार्य, मदद करना। कोऑपरेशन होना चाहिए, सहकार्य होना चाहिए, किसके बीच में, यहाँ पे बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। करेक्ट, जो टॉप लेवल पे बैठते हैं, डिसीजंस लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको कहते हैं मैनेजमेंट, और एम्प्लॉयज़ जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, काम करते हैं। तो क्या होना चाहिए, आपके घर में भी कोऑपरेशन है ना। कोऑपरेशन जहाँ नहीं है वहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, झगड़े होते हैं। दोस्तों में भी कोऑपरेशन रहना चाहिए। तो दिया यहाँ पे देयर शुड बी प्रॉपर कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। दोनों का उद्देश्य क्या है, दोनों का उद्देश्य है साथ में आगे बढ़ना। दोनों का उद्देश्य है कि दोनों का फायदा होना चाहिए।
अब दोनों का फ़ायदा होना चाहिए तो दोनों साथ में मिलके भी काम करना चाहिए ना, दोनों एक दूसरे को मदद करना चाहिए। और ये मदद कैसी होनी चाहिए, इस बात को भी 3 पॉइंट में टेलर साहब ने हमें समझाया है। तो पहला पॉइंट कहते हैं टेलर साहब, द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज मस्ट बी सेम। करेक्ट, क्योंकि जहां पे आपका और मैनेजमेंट का उद्देश्य अलग अलग हो गया, वहां पे आपके रास्ते अलग हो गए। आप एक ध्येय के लिए काम कर ही नहीं सकते फिर। और ऐसा अगर नहीं होगा तो अगेन आई वुड से देयर विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो क्या होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए इंटरेस्ट मतलब गोल, पर्पस ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज मस्ट बी सेम। दोनों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि इस महीने का सेल बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए, कस्टमर की कंप्लेंट्स कम होनी चाहिए। ये जो उद्देश्य होते हैं इसके ऊपर वो लोग दोनों साथ में मिलके काम करना चाहिए। वाक्य क्या आएगा, द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज मस्ट बी सेम। दूसरा, अगर ऐसा है तो गोल्स कैन बी अचीव्ड क्विकली। कोऑपरेशन रहेगा तो आपके उद्देश्यों को आप बहुत जल्द क्या करोगे, प्राप्त करोगे। तीसरा, इंडिविजुअलिज्म शुड बी अवॉइडेड। इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी एक ही व्यक्ति को ज़्यादा प्रोत्साहित करना या उसी को सपोर्ट करना, दूसरों के साथ भेदभाव करना, उस एक को ही ज़्यादा भाव देना, उसको कहते हैं बच्चों इंडिविजुअलिज्म। देखो हम लोग टीचर्स जब आपको पढ़ाते हैं हम सभी को सेम रिस्पेक्ट देते हैं, ये आपको सीखना चाहिए। हमारे लिए हर बच्चा इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग कभी भेदभाव नहीं करते। सिमिलर फैशन में मैनेजर को भी कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको हर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहिए, समझे। क्योंकि ऐसा अगर नहीं करोगे तो एक रोष पैदा होगा, एक एंगर पैदा होगा, और वो एंगर क्या करेगा, जितनी भी कोऑपरेशन है, जितना भी अच्छा वातावरण है कंपनी में, उसको खराब करेगा। और इसीलिए बड़े बड़े लीडर्स जब आप देखते हो सभी को बड़े प्यार से समझाते हैं, सभी के साथ मिल के बात करते हैं, किसी एक ही आदमी को ज़्यादा भाव नहीं देते वो लोग, समझे आप। तो ये 3 चीज़ें याद रखो यहाँ पे कि कोऑपरेशन कैसे होगा। तो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट मतलब पर्पस ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ क्या होना चाहिए बच्चों, मस्ट बी सेम। सभी गोल्स को क्विकली अचीव करने के लिए हमेशा कोशिश रहनी चाहिए एक दूसरे का सहारा लेके। और इंडिविजुअलिज्म शुड बी अवॉइडेड, किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना भी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मैनेजर्स को इतनी सावधानी बरतनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट था बच्चों कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। ऐसे 3 पॉइंट्स बच्चों आज हमने ख़त्म किए हैं। आइए एक बार उसकी रूपरेखा देख लेते हैं। पहला पॉइंट था बच्चों डेवलपमेंट ऑफ साइंस। टेलर साहब का कहना है कि मैनेजर मस्ट यूज़, क्या यूज़ करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या तय करने के लिए, टू डिटरमाइन एवरी एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब उसको क्या पता होना चाहिए, उसको 3 चीज़ें पता होना चाहिए। एक, कितना समय लगता है जॉब खत्म करने के लिए, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉब। फिर एक बंदा पूरे दिन में कितना काम कर सकता है, तो उसके लिए लिखो फिक्सिंग हाउ मच वर्क एन एम्प्लॉय कैन फिनिश इन अ डे, ऐसा भी चलेगा। तीसरा, कौन सी मेथड से काम होना चाहिए, बेस्ट मेथड, तो फाइंडिंग आउट बेस्ट वे मेथड टू डू इट। दूसरा बच्चों जो मैंने अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग के बारे में कहा, तो टेलर साहब ने भी हमें काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया उस समय। तो साइंटिफिक सिलेक्शन मेथड एंड डेवलपमेंट पूरी दुनिया में क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। टेलर साहब कहते हैं द सिलेक्शन प्रोसेस मस्ट बी साइंटिफिक, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। पहला, सिलेक्शन शुड नॉट बी डन बाय सिंगल पर्सन, किसी एक आदमी को सिलेक्शन करने के लिए नहीं देना चाहिए, ही में भी बायस हो, भेदभाव कर सकता है। सेकेंड, सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन टेस्ट एंड इंटरव्यूज़। पूरे दुनिया में आज की डेट में आपको क्वालिफिकेशन देने के बाद भी काफ़ी सारी बाद में एंट्रेंस टेस्ट वगैरह देनी होती है। इवन उस कंपनी में आपको कंप्यूटर टेस्ट देनी होती है ना, ग्रुप डिस्कशन होता है, आप कैसे बोलते हो इसको देखा जाता है।
क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड मस्ट बी क्लियरली एक्सप्लेन, आपके जॉब में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए बंदे में, ये आपको पहले ही बताना चाहिए। और लास्ट में अगर सिलेक्शन हो गया तो बंदे को देनी चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग, ऐसा टेलर साहब कहते हैं। और आज के लिए लास्ट पॉइंट था बच्चों, तीसरा, कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। तो सहकार्य जहाँ नहीं है वहाँ पे असंतोष होता है, ऐसा हमेशा आपने देखा होगा, इतिहास इसका गवाह है। तो देयर शुड बी प्रॉपर कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। कोऑपरेशन किस प्रकार का होना चाहिए ये भी दिया है, किस प्रकार का होना चाहिए, तो दोनों का उद्देश्य सेम होना चाहिए, दोनों गोल्स बहुत जल्दी अचीव करने के लिए मेहनत करना चाहिए, और तीसरा, व्यक्तिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। आशा है आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने स्टार्ट किया है FW टेलर साहब के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जो हमने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट किए, और उसके 3 पॉइंट्स आज हमने क्या किए बच्चों, ख़त्म किए। ये घर पे लिखना और उसको वापस समझना, वापस लिख के देखना, ये आपका काम है। बिना भूले ये काम को आप अंजाम देंगे, ऐसी आशा है। आज के 3 पॉइंट से बच्चों, पहला था डेवलपमेंट ऑफ साइंस, दूसरा साइंटिफिक सिलेक्शन मेथड्स एंड डेवलपमेंट, तीसरा है बच्चों कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और 3 पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, जो है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटल रेवोल्यूशन एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको मैं ऑलरेडी भेज दूंगा संदीप सर के माध्यम से, आप ये इसको पढ़ो अच्छे से। कोई भी डाउट रहेगा आपके दिमाग में, कुछ भी आया रहेगा रिलेटेड टू स्टडीज, यू कैन आस्क मी इन टुडेज डाउट सॉल्विंग लेक्चर। तो आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। गुड बाय फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।